नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी 100। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की। भारतीय राजनीति के कैनवास पर जब भी उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है तो एक बात साफ हो जाती है। लखनऊ का रास्ता हमेशा सामाजिक समीकरणों की गलियों से होकर गुजरता है। इस सूबे में सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी, इसका फैसला अक्सर वही वर्ग करता है जिसे दशकों तक किनारे रखा गया, लेकिन जिसकी ताकत के बिना कोई भी दल तख्त तक नहीं पहुंच पाया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के दलित वोट बैंक की। एक समय था जब ये वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी का ऐसा भेद्य किला माना जाता था जिसे भेदना नामुमकिन सा लगता था। फिर वक्त का पहिया घूमा और भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाटव रणनीतियों और विकास के वादों के जरिए इस वोट बैंक के एक बड़े हिस्से को अपने पाले में लाखड़ा किया। लेकिन सियासत कभी एक जगह ठहरती नहीं, यह हमेशा नए प्रयोगों और नई उम्मीदों के बूते आगे बढ़ती है। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा मोड़ आता दिख रहा है जो दशकों पुरानी अघोषित परंपरा को तोड़ने का दम रखता है। समाजवादी पार्टी जो लंबे समय तक अपने पारंपरिक मुस्लिम यादव यानी MY समीकरण के इर्द गिर्द घूमती रही, अब PDA यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के नारे को और अधिक धार देने में जुट गई है। अखिलेश यादव का नया मास्टर प्लान सिर्फ वोट हासिल करने का गणित नहीं है, बल्कि एक ऐसा दांव है जो सियासी गलियारों में बहस का नया केंद्र बन गया है। पार्टी की रणनीति यह है कि दलित नेताओं और उम्मीदवारों को सिर्फ आरक्षित सीटों की चारदीवारी तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें सामान्य यानी अनारक्षित विधानसभा सीटों से भी चुनावी मैदान में उतारा जाए। ये विचार केवल एक चुनावी टिकट बांटने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसके जरिए ये बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि दलित समाज का नेतृत्व अब केवल सुरक्षित सीटों का मोहताज नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता और प्रतिनिधित्व की मुख्य धारा में भी उसकी बराबरी की हिस्सेदारी होगी। 2024 के लोकसभा चुनावों में अयोध्या यानी फैजाबाद जैसी हाई प्रोफाइल सामान्य सीट से दलित उम्मीदवार को मैदान में उतारकर मिली ऐतिहासिक सफलता ने सपा को विधानसभा चुनावों में भी इस प्रयोग को दोहराने का हौसला दिया है। पश्चिम और मध्य यूपी के उन इलाकों में जहां दलित आबादी का प्रभाव अच्छा खासा है, सपा इस रणनीति के जरिए भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करने और पड़ोसी सीटों पर एक बड़ा सियासी असर पैदा करने की फिराक में है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू भी कम पेचीदा नहीं है। विपक्षी दल खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मास्टर प्लान को महज एक चुनावी ढोंग और दिखावा बता रही है। बीजेपी का तर्क है कि अपने शासनकाल में सपा ने दलितों के अधिकारों और उनके सम्मान के साथ समझौते किए हैं, इसलिए ये वर्ग अब उनके झांसे में नहीं आने वाला। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि 90 के दशक से चले आ रहे यादव और दलित समाज के बीच ऐतिहासिक और सामाजिक खिंचाव को जमीनी स्तर पर मिटाना अखिलेश यादव के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से यह घोषित परिपाटी रही है कि दलित उम्मीदवारों को केवल आरक्षित यानी सुरक्षित सीटों तक ही सीमित रखा जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी अब इस पुरानी परंपरा को तोड़ने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव अपने PDA यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को और अधिक धार देना चाहते हैं। इसका मकसद दलित समाज के बीच ये संदेश देना है कि उनका राजनीतिक नेतृत्व केवल आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सत्ता की मुख्य धारा में भी उनकी बराबर की हिस्सेदारी होगी। अगर आंकड़ों के जरिए समझें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने सामान्य सीटों पर केवल 3 दलित उम्मीदवार उतारे थे। उस समय पार्टी का मुख्य ध्यान सिर्फ राज्य की 84 आरक्षित सीटों पर था, जिनमें से सपा गठबंधन को केवल 20 सीटों पर ही जीत मिल सकी थी। इसके विपरीत सामान्य सीटों पर 100 से अधिक टिकट OBC उम्मीदवारों को दिए गए थे। सपा के इस नए दांव के पीछे 2024 के लोकसभा चुनावों में मिली शानदार सफलता की प्रेरणा है। उस चुनाव में फैजाबाद यानी अयोध्या और मेरठ जैसी हाई प्रोफाइल सामान्य सीटों पर दलित चेहरों को उतारकर नया प्रयोग किया गया था। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद की ऐतिहासिक जीत ने यह साबित कर दिया कि सही सामाजिक ताना बाना बुनकर सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार को जिताया जा सकता था। अब पार्टी इसी सफल मॉडल को राज्य के आगामी विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत से दोहराना चाहती है। इस नई रणनीति का मुख्य केंद्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अवध का क्षेत्र बनेगा,
जहां दलित आबादी 23 से 25% के आसपास है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को उतारने से न केवल उन सीटों पर बल्कि आसपास के पूरे क्षेत्र में एक बड़ा राजनीतिक संदेश जाएगा। इससे बीजेपी विरोधी वोटों को एकजुट करने में मदद मिलेगी। पिछले 1.5 दशकों के दौरान बहुजन समाज पार्टी के लगातार कमजोर होते जनाधार ने उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक को बिखेर दिया है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने गैर जाटव दलित समुदायों को अपने साथ जोड़कर इस राजनीतिक खालीपन को भरा था, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी इस बड़े वोट बैंक में सीधी सेंधमारी की है। आज के समय में सपा और बीजेपी दोनों ही जाटव और गैर जाटव मतों को अपने पाले में लाने की होड़ में जुटी हुई हैं। हालांकि सामान्य सीटों पर दलित नेताओं का चुनाव लड़ना और जीतना पूरी तरह नया नहीं है। साल 1991 में बसपा संस्थापक काशीराम ने इटावा की सामान्य सीट से चुनाव जीतकर इतिहास रचा था, लेकिन ऐसे उदाहरण हमेशा बहुत सीमित और प्रतीकात्मक ही रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के इस मास्टर प्लान को महज एक चुनावी छलावा करार दिया है। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि सपा शासनकाल के दौरान दलित समाज पर अत्याचार हुए और उनके महापुरुषों के सम्मान के साथ समझौता किया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि 90 के दशक के बाद से यादव और दलित समुदायों के बीच एक पारंपरिक राजनीतिक दूरी रही है। अखिलेश यादव भले ही इस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये देखना बाकी होगा कि दलित मतदाता इसे वास्तविक भागीदारी मानते हैं या सिर्फ एक चुनावी गणित। सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या समाजवादी पार्टी का ये प्रयोग उत्तर प्रदेश के पारंपरिक जातिगत समीकरणों को हमेशा के लिए बदल पाएगा या फिर ये भी वक्त के साथ सिर्फ एक चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगा। तो ऐसे में सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को उतारने का ये प्रयोग यूपी के पारंपरिक जातिगत गणित को हमेशा के लिए बदलने वाला है? क्या दलित समाज इसे वास्तविक राजनीति सशक्तिकरण मानकर स्वीकार कर लेगा या फिर ये चुनाव दर चुनाव खेले जाने वाले नए दांव पेचों में फंस कर रह जाएगा? इसी गर्मा गर्म पर राजनीतिक मोड़ और तेज हो गए हैं। यूपी के बदलते सियासी समीकरणों को समझने के लिए हम यहाँ आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ हमारे लोग जुड़ चुके हैं। नवीन दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। सरोज यादव सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस डिबेट की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जी सबका स्वागत मैं करती हूँ और सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो सरोज जी से। सरोज जी, जिस तरह से ये अचानक से खबर आ गई कि सपा एक नया स्टंट अपनाने की कोशिश कर रही है, दलितों को एक नया मौका देने की कोशिश कर रही है, पहला ऐसा क्यों नहीं किया गया? देखिए, सपा ने हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट यानी कि नए नए लोगों को अवसर देती रही है और जिस तरह से अयोध्या में हमारे सांसद जी को अवसर दिया गया और दलित समाज के नेता को टिकट देकर उनको सांसद बनाया गया जी। और आप पीडीए को लेकर जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं, वो जो है सर्व समाज को टिकट देंगे और एक नया जो है बनाएंगे इतिहास। सरोज जी, टिकट देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन पार्टी संगठन और नेतृत्व में भी दलितों को बराबरी मिल पाएगी या नहीं, एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल मिलेगी। हमारे यहाँ सबको सम्मान मिल रहा है, सबको अधिकार भी मिला है और किसी का कहीं शोषण नहीं है। आप देखिए, चाहे हमारे यहाँ राष्ट्रीय लेवल पर भी जितने संगठन है, चाहे वो फ्रंटल संगठन हो, उसमें भी पीडीए के लोग हैं और अगर आप देखेंगे तो सांसदों में जितने सांसद बने हैं वो भी पीडीए के ही है जी। और आपने उसी तर्ज पे आप देखिए, पीडीए समाज का अब जो 27 का चुनाव होगा उसमें भी पीडीए के ही मैक्सिमम लोग को दिया जाएगा। क्योंकि देखिए,
जातीय राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। सरोजी मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन यहाँ मैं अब खेमचंद शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। खेमचंद जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। सबसे पहले यही बात कहूंगी कि भाजपा ने दलितों को कभी ऐसा मौका दिया या नहीं दिया, या फिर ऐसा कोई अन्य मौका मिला, क्योंकि विपक्ष अब इस तरह से खड़ा हो गया है, वो सवाल कर रहा है कि एक मौका दिया जा रहा है, लेकिन भाजपा ने एक और तीखा हमला बोल दिया है कि ये तो एक स्टंट है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हम सब जानते हैं कि आदरणीय योगी जी के राज्य में दलितों को पूरा सम्मान दिया गया, और जिस तरीके से दलितों पे समाजवादी पार्टी के समय उत्पीड़न हुआ करता था, दोहन हुआ करता था, दलितों की जो नेता बहन मायावती, उनके साथ मारपीट की गई, उनके साथ दुराचार किया गया, उनको परेशान किया गया, उनका अपमान किया गया, ये सारी चीजें आज भी दलित भाई बहनों के सामने है कि समाजवादी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के अंतर्गत कुछ कट्टरपंथियों की चलती थी, गुंडाओं की चलती थी, माफियाओं की चलती थी। दलित समाज के लोग अपनी जो व्यथा है, अपनी जो परेशानी है, उसको लेके इनके एमएलए एमपी के पास, इनके मंत्रियों के पास। खेमचंद जी, अगर दलित वोट इतना ही मजबूत है तो पहले उन्हें आरक्षित सीटों तक ही सीमित क्यों रखा गया था? उन्हें अन्य मौका क्यों नहीं मिला? आपकी तरफ से भी, भाजपा की तरफ से भी मैं बोल रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सर्व समाज को, छत्तीस समाज को, हम लोग सबका साथ सबका विकास के आधार पे काम करते हैं, और उसके आधार पे हमारी सरकार में भी बराबर रिप्रेजेंटेशन है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में बराबर रिप्रेजेंटेशन है, और दलित भाई बहनों को पर्टिकुलरली आप देखेंगे स्टैंड अप इंडिया है, उसमें दलित युवाओं को खड़ा करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे विश्वकर्मा अभी मैं यहाँ जाऊंगी नवीन दुबे जी के पास। नवीन जी, आपके लिए एक सवाल है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ यूपी की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, यहाँ हम यादव दलित समीकरण की बात कर रहे हैं। ये वास्तव में बन सकता है? आगे आने वाले चुनावों में कहीं मजबूती के साथ खड़ा होगा, या इसमें कुछ अनियमितता दिखेंगी? नहीं रिया जी, दो तीन चीजें सामाजिक प्रयोग होते हैं। कल्याण सिंह जी जब सत्ता में आए तो उन्होंने सामाजिक समीकरण बनाए, तो नए प्रयोग किए थे। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव भी नए प्रयोग कर रहे हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जिस तरीके से प्रयोग किए वो सफल भी रहे हैं, इसको आप नकार नहीं सकते। अब आप इसकी देखिए, अवधेश प्रसाद जी फैजाबाद से सामान्य सीट पर चुनाव लड़े, दलित थे, लोगों ने हाथों हाथ लिया, उनको बढ़िया मतों से जिताया। बावजूद इसके उनके बेटे जब विधानसभा का चुनाव लड़े वो हार गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वहां जीते। तो ये समीकरण बनते रहते, और फिलहाल ये सच्चाई है कि जिस तरीके के समीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये भी तो हो सकता है कि सिर्फ जो दलित है वो वोट बैंक का एक साधन है, उसे पूरी जो जिम्मेदारी मिलनी चाहिए वो वाकई में नहीं मिल पा रही है, और अब जो मौका मिला है वो समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलने जा रहा है। इससे बारे में रिया जी देखिए ऐसा है, रिया जी देखिए ऐसा है, दलितों को लेकर सबसे पहले बहन मायावती जी राजनीति में आई, बहुजन समाज पार्टी बनाई, और उसके बाद उन्होंने दलित संगठित किए। संगठित करने के बाद क्या मिला दलितों को? उन्होंने उन दलितों के वोटों को बेचना शुरू कर दिया, टिकट बिकने लगी उनकी 3 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, दलित समाज को ये समझ में आ गया, 29% वोट मायावती जी के पास था, आज वो 11 और 12% पर सिमट गया है। तो दलित समाज को ये समझ में आ गया कि मायावती जी हमारा उत्थान करने वाली कोई नेता नहीं है, उनको अपना आर्थिक लाभ देखना है, और आर्थिक लाभ के हिसाब से वो फैसला। तो आप सीधे तौर से ये कह रहे हैं कि बसपा के कमजोर होने का फायदा उठाया जा रहा है? सीधा सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं भी नहीं टिक रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे दलित मतदाता प्रभावित हो और उनकी तरफ आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो मौका तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया गया है। यहाँ सरोजी से भी एक कमेंट लेंगे, उससे पहले खेमचंद जी आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? सीधे तौर पे इल्जाम लगाया जा रहा है। सही है कि समाजवादी पार्टी सबको लेकर चल रही है, जिस तरह से हमारा ये जो अयोध्या, सरोजी देखिए सरोजी एक मिनट रुक जाइए, आप 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको मौका दूंगी। खेमचंद जी से ये सवाल है, अयोध्या के हमारे सरोजी 1 मिनट रुकिए, खेमचंद जी से सवाल है ये। खेमचंद जी, सीधे तौर पर इल्जाम लगाया गया है कि बसपा के कमजोर होने की राजनीति है। समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। उनके लिए कोई डेवलपमेंट है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी, माने अखिलेश जी के परिवार तक ही सीमित है, उसके अलावा नहीं। हमारे बाबा और योगी जी और मोदी क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवार नहीं है? गांव-गांव तक ले जा रही है।
और परिवार तो सबके होते हैं। बात परिवार रखने को दीजिए ही सरोज जी, उनको अपनी बात रखने दीजिए। चाहे राजनाथ के लड़के हो, अमित शाह के हो, या आप बड़े बड़े नेताओं को देख लीजिए, सबके बच्चे राजनीति में है। सरोज जी एक मिनट बात रखने दीजिए खेमचंद जी को, आपके पास लौटूंगी मैं, पहले उनको बात रखने दीजिए। ये कहते हैं कि एक ही परिवार की, एक ही व्यक्ति की गारंटी है। सरोज जी चाहे पूरा जीवन निकाल दें, उनको वहां पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। और अगर उन्होंने सोच भी ली और एक बार बोल दिया कि मेरे को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, तो जिस तरीके से मुलायम सिंह जी को अपमानित करके बाहर निकाला गया, वैसे इनके साथ होगा। तो इसको कहते हैं परिवारवाद वाली पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता, छोटे छोटे कार्यकर्ता कह सकता है कि कल को वो प्रधानमंत्री बन सकता है, या कल को वो पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है, या मुख्यमंत्री बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें बदलती रहती हैं, कांस्टेंट नहीं है। कोई एक परिवार एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। यहाँ पे लगातार समय समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, बहती हुई गंगा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीस समाज के लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास के आधार पे आगे बढ़ रही है। आज दलित सुरक्षित महसूस कर रहा है, अच्छा कानून व्यवस्था है, सुरक्षित महसूस कर रहा है, उनको काम। खेमचंद जी एक सवाल मैं भी करना चाहूंगी, कितनी बार भाजपा ने मौका दिया है दलित समाज को एक अनारक्षित सीट से लड़ने का चुनाव, कितनी बार मौका दिया है आपकी सरकार में? मैं उस पे नहीं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी इतना नहीं, अनारक्षित बहुत सारे देश में हमारे हजारों एमएलए और एमपी आप इतना भरोसा जता रहे हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा आपने कुछ देखा होगा। सुन लीजिए मैडम, अरे सुन लीजिए ना, सैकड़ों हमारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी पे जीत के आए हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति बनाने का काम दलित समाज से किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। अभी जो वर्तमान में महामहिम राष्ट्रपति हैं वो एसटी समाज से आती हैं, वो आदिवासी समाज से आती हैं, वैसे समाज से आती हैं जहाँ पे आज भी लोग कच्चे घरों में रहते हैं। उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है अंत्योदय, और अंत्योदय का मतलब जो पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा है उसका डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना, उसको आगे ले जाना, उसको मजबूत करना, उसको समृद्ध करना, और वही काम योगी जी और मोदी जी मिलके कर रहे हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि भाजपा 2027 के जो चुनाव है उसमें दलित समाज को ज्यादा मौका देगी? सबको, हम सबको मौका देंगे समय समय के अनुसार। और दलित समाज जानता है कि उनको मान सम्मान अगर कहीं मिल सकता है तो योगी मोदी जी के राज में मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी सरोज जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, अपनी बात रखिए। मैं कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 मेजोरिटी से पुनः सरकार बनाने जा रही है। जी खेमचंद जी आपके पास वापस लौटूंगी। सरोज जी कुछ कहना चाह रही हैं आपकी बात पे? जी सरोज जी रखिए अपनी बात। अभी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सबके सम्मान करे, यानी कि दलितों का सम्मान करती है, लेकिन अभी आप ही लोगों के चैनल के माध्यम से कहीं दलित पीटे जा रहे हैं, कहीं उन पर अत्याचार हो रहा, शोषण हो रहा। और टिकट की बात करें तो दलितों का कहीं टिकट अभी आप सुनाए, कहीं हमें तो नहीं सुनाई पड़ा कि उनको दलित को उनको सम्मान दिया गया, उनको अधिकार दिया गया है। तो देखिए जुमला बाजी करना वो अलग बात है, हाँ आप भले दे सकते हैं, क्योंकि ये जो पीडीए का नारा माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया उसी की कॉपी करके ये अपने 27 का जो है अपना काम 27 में ये जो है भले दलित समाज को टिकट दे दें और उनको आगे प्रमोट कर दें, लेकिन अभी तक इनका ऐसा कोई विजन नहीं था। ये तो साफ दिखाई दे रहा है, समझ में आता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है दलितों पर, वो तो वोट की राजनीति कर रही है। सरोज जी यहाँ एक सवाल ये भी है कि मौका तो दिया जा रहा है। सरोज जी यहाँ समाजवादी पार्टी द्वारा दलितों को मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन अगर वो हार गए तो दोबारा मौका दिया जाएगा? जो स्टंट उठ रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये दांव बहुत बड़ा है। क्योंकि सरोज जी अपनी बात रखिए। सरोज जी सीधा सा सवाल है कि जब दलितों को मौका दिया जा रहा है, समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है, लेकिन आगामी चुनाव जो होंगे उसके बाद अगर ये हार साबित हो जाती है तब क्या करेंगे आप? देखिए ऐसा है कि हार और जीत एक अलग मुद्दा है, लेकिन अगर सम्मान की बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी में दलितों को टिकट भी मिलेगा, उनको सम्मान भी मिलेगा। और आप ये देखिए सारे फ्रंटलों में भी उनको हक और अधिकार मिला हुआ है। तो सम्मान देना समाजवादी पार्टी का एक वो अपना एक वो है, वो सबको सम्मान करती है, क्योंकि समाजवाद के मतलब ही यही है कि सबका सम्मान हो। लेकिन नजरों में तो ये आ रहा है, विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि बसपा के कमजोर होने के बाद समाजवादी पार्टी ने ये कदम उठाया है। कौन जीतता कौन हारता है,
और देश प्रसाद ने साबित कर दिया कि अयोध्या जैसी हॉट सीट से हम जीत कर आए हैं, तो इसका मतलब कि दलित हमारे साथ है और दलित ने हमको वोट किया है, तभी आज हमारा नेता दलित पूरे देश का नाम है अयोध्या में कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में हारी है, जबकि उन्होंने राम के नाम पर, मंदिरों के नाम पर वोट लेने का काम यही सरकार करी है। लेकिन अब क्या है, अब ये सरकार राष्ट्रीय अध्यक्ष के बनाए हुए विजन को चुरा के वो अपने उस पर कॉपी करके वो करना चाह रही है और हर एक चीज को छिपा के। वो तो सभी करते हैं। मैं नवीन दुबे जी के पास जाना चाहूंगी। नवीन दुबे जी, आपको क्या लगता है, क्या यूपी की राजनीति में यादव दलित समीकरण वास्तव में बन सकता है? इसे बसपा के कमजोर होने के बाद एक ताकत माना जा रहा है। क्या लगता है आपको, बसपा कमजोर हुई है उसके बाद ये कदम उठाया गया है? नहीं रिया जी, देखिए, इसको यादव दलित समीकरण नहीं कह सकते, इसको पिछड़ा दलित समीकरण कहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है जिस तरीके से सवर्ण समाज, मैं आपको बता रहा हूँ जी, सवर्ण समाज में खासकर ब्राह्मण, भारी नाराजगी है ब्राह्मण समाज में। योगी आदित्यनाथ जी की जिस तरीके से कार्रवाई ब्राह्मणों के ऊपर की गई है, उत्तर प्रदेश में नाराजगी है। दूसरा एक कोड़ में खाज और बन गया भाजपा के लिए, वो राम मंदिर का चंदा चोरी। अब उससे सनातन आस्था प्रभावित हो गई, और वो राम मंदिर जहां योगी आदित्यनाथ जी महीने में 2 बार जाया करते थे और वहीं से चंदा चोरी होती रही, आपको पलक भी नहीं लगी। तो ये सारे प्रकरण जो है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय हाशिए पर चली गई है। 27 के चुनाव में उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो करे कौन सी रणनीति का पालन। अब दलित समाज की जहां तक बात आ रही है, देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जिस राम जन्मभूमि आंदोलन को लेके, राम मंदिर को लेकर बड़ी बड़ी डुगडुगी बजाई गई, वहां आप अयोध्या हारे, आप चित्रकूट हारे, आप बद्रीनाथ हारे, सारे धार्मिक स्थलों पर तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब इनके पास कोई कार्ड बचा नहीं। देखिए, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। अब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है अपनी प्रणाली को बदलने। दूसरी एक बात आ रही थी परिवार, तो किस तरह से प्रणाली बदलेगी नवीन दुबे जी? आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी है, कौन अच्छा काम करेगी, कौन जनता का भरोसा जीतेगी? बात रखिए। निश्चित तौर पर आज के दौर में डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नहीं है। कल उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने 3 जिलों का दौरा किया, आगरा गए, मैनपुरी गए, इटावा गए, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की उन्होंने। सिर्फ सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को आप अगर डेवलपमेंट कहते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसी पार्टी को सरकार में रहने का कोई हक नहीं बनता, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता है कि डेवलपमेंट और विकास की परिभाषा क्या होती है। इसका जवाब तो खेमचंद शर्मा जी से मैं जानना चाहूंगी। खेमचंद जी, अपनी बात रखिए। किस तरह से इल्जाम लगाए जा रहे हैं बीजेपी पे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में? जिस तरीके से दुबे जी बातें कर रहे हैं वो शायद हकीकत से दूर है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अलग अलग कैंपेन के माध्यम से, अलग अलग हमारे जो प्रोग्राम है उनके माध्यम से जन जन के बीच में जाके हम लोग दोनों सरकार है, हमारी जो डबल इंजन की सरकार है, उनके डेवलपमेंट की जो चीजें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। और जहां लोगों को परेशानी आ रही है उसका बेनिफिट लेने की, तो वहां पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे एमएलए, हमारे मंत्री उनकी सहायता कर रहे हैं और लोगों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पहले किसानों को, लेकिन खेमचंद जी, इसमें भी तो हम छुटला नहीं सकते कि राम मंदिर में इतना चंदा चोरी मामले का घोटाला हो गया, शिक्षा में इतनी बड़ी चुनौती सामने आ गई, इन सबको दरकिनार नहीं कर सकते। अन्य धर्मों के इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हजारों करोड़ का भी मामला हेराफेरी का है, या फंड जो अनडिस्क्लोज, अनडिक्लेयर्ड या आप लोग खेमचंद जी, आप लोग दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ के अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे लेते हैं? नवीन जी, अपनी बात रखिए। खेमचंद जी, नवीन जी को अपनी बात रखने दीजिए। खेमचंद जी, नहीं खेमचंद जी सुन लीजिए, नवीन दुबे जी की बात सुन लीजिए। खेमचंद जी एक सवाल है। खेमचंद जी, आपको समय दोबारा दूंगी मैं, पहले नवीन जी की बात सुन लेते हैं। लेना पड़ेगा ना आपको, आप सत्ताधारी दल है, सवाल लेना पड़ेगा। आपने विकास की बात करी, मुझे किसी एक जिले का पूर्वांचल का नाम बता दीजिए जहां विकास किया हो भारतीय जनता पार्टी ने। मध्यांचल में बता दीजिए, बुंदेलखंड में बता दीजिए, रोहिलखंड में बता दीजिए। एक और सवाल खेमचंद जी, 5 जगहों का नाम बता दीजिए जिससे उनको भी सुलभ हो जाएगा। एक और सवाल है मेरा, खेमचंद जी ये बता दीजिएगा, आपने कहा अन्य धर्मों में भी चंदा चोरी हुआ। अरे भाई साहब, अन्य धर्मों से सनातन बहुत बड़ा है, आप सनातन को बराबर लाके खड़ा कर रहे हैं धर्मों के। देखिए, यहाँ धर्म की बात करने नहीं आए हैं हम। राम मंदिर इतना बड़ा सनातन हमारी आस्था है, यहाँ मुद्दों की बात हो रही है। नवीन दुबे जी, ये तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते भाई साहब, ये जस्टिफिकेशन गलत आप है। एक दूसरे पर जातिगत या फिर इस धर्मों की बातें ना कीजिए। टारगेट करने का प्रयास किया गया है, मंदिर को बदनाम करने का प्रयास किया गया है, इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। आज साधु संत खड़े हो गए हैं, साधु संतों को सारे साधु संत खिलाफ है भारतीय जनता पार्टी के, विश्व हिंदू परिषद के और आरएसएस के।
अरे कौन से साधु आपके फेवर में? आरएसएस विश्व हिंदू परिषद उसको नहीं चलाता, वहाँ ट्रस्ट चलाती तो और कौन चलाता? सारे तो चंपत राय कहाँ से खेमचंद जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी। खेमचंद जी, बात सुन लीजिए आप पहले। हिंदू परिषद से ही आते हैं। आप चुप हो जाइए, मेरा पहले सवाल सुनिए। आप अगले चुनाव में, जो आगामी चुनाव है, उसमें क्या एजेंडा लेकर आने वाले हैं लोगों के लिए, जनता के लिए? क्योंकि काफी इल्जाम आप पे लगाए जा चुके हैं। अगला एजेंडा क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का लोगों का विश्वास जीतने के लिए? विश्वास है हम काम कर रहे हैं। लोगों विश्वास होता तो नवीन दुबे जी इतने तमाम सवाल आरोप नहीं लगाते आपके ऊपर। अरे मैडम, इनके आरोप जो है वो हवाबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी, हम तो प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं। साधु संत, अयोध्या के साधु संत कह रहे हैं, हमारे देश के शंकराचार्य कह रहे हैं, आप उनके भी नहीं मानेंगे तो किसके मानेंगे? देखिए, दो चीज तो लगातार सामने आई थी। शिक्षा से जुड़े छात्र हजारों सड़क पर आ गए थे। कह रहे हैं कि अच्छा काम हुआ है। तो अगर इनकी सरकार इतनी ही अच्छी थी तो छात्रों को इस तरह से आंदोलन देने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा ये कि जिस तरह से छात्रों ने एक सरोज जी यहाँ पे अखिलेश यादव भी नहीं पहुंचे थे छात्रों के पास। समय की बहुत कमी है, एक एक पॉइंट में अपनी अपनी बात रख दीजिए आप तीनों। जी बोलिए सरोज जी, क्या जवाब देना चाहेंगी? अखिलेश जी भी तो बहुत देरी से पहुंचे थे छात्रों के पास, वो भी तो पहले दिन से नहीं थे उनके साथ। छात्रों के साथ वो शुरू से थे, लेकिन वो कहा गया ना कि छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनको न्याय मिलना चाहिए था। इसीलिए किसी भी पार्टी को वहां पे सम्मिलित होना, हम समझते वो पार्टीवाद हो जाता है। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश, तो आखिर दिन ऐसा क्या हो गया तो सबके सब विपक्षी और दल के नेता एकदम पहुंच जाते हैं, वीडियो के जरिए बताते हैं? अगर स्टूडेंट्स अकेले पड़ गए हैं तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों की हौसला बुलंद करें। हमारा बच्चा भी होगा, आपका भी होगा, सबके, पूरे देश दुनिया के बच्चे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी बच्चे वहां थे। लेकिन जिस तरह से सरकार ने क्या ये सही है? जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरोज यादव जी हमारे साथ जुड़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया खेमचंद शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ हमने जाना कि किस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी का जो स्टंट है वो आगामी चुनावों में क्या रंग लाता है, ये देखने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही, अभी के लिए नमस्कार।